बहुत दिनों की बात है। खैतानगंज नाम का एक अनजान सा गांव था। कच्ची सड़कें, आने जाने के कम साधन। खेती बाड़ी ही उस गांव के लोगों की आय का मुख्य स्रोत था। जैसे तैसे उस गांव के लोग अपना गुजारा करते थे। अचानक गांव के ही एक घर से शांति नाम की एक महिला घबराई हुई आकर कहती है, हरीश जी, अभी तक चुटकी नहीं आए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हरीश जी, शांति के पति, खुद को संभालते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कॉलेज जाकर देखता हूं। हरीश जी कॉलेज गए, जहां पता चला कि चुटकी छुट्टी के बाद निकल चुकी थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। वो उसकी सहेलियों के घर भी गए, पूरे गांव में ढूंढा पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार टूटे दिल से हरीश और शांति ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे उस गांव की और भी युवा लड़कियां गायब होने लगीं। थाने में रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। गांव के लोगों के मन में एक डर बैठ गया। जिन घरों में जवान लड़कियां थीं, उनके परिवार वालों ने उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद आसपास के दूसरे गांवों से भी लड़कियां गायब होने लगीं। अब ये आम बात नहीं थी। बात सरकार तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला कर दिया और नए कर्मचारियों को नियुक्त किया ताकि जांच सही तरीके से हो सके। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक 56 लड़कियां गायब हो चुकी थीं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। तब सरकार ने एक बहादुर और निडर आईपीएस अधिकारी को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। कॉलेज का माहौल था। कॉलेज के प्रिंसिपल क्लासरूम में आए और छात्रों को एक व्यक्ति से मिलवाते हुए खुशी से बोले, ये हैं अमिताभ सूर्यवंशी, आपके नए इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। आज से ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इतना कहते ही कॉलेज का चपरासी आया और बोला, सर, थाने से दरोगा साहब आए हैं चुटकी की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए। प्रिंसिपल ने हामी भरी और वहां से चले गए। छात्र अपने नए शिक्षक से मिलकर खुश थे। अमिताभ ने एक एक करके सभी छात्रों से उनका परिचय पूछा। लेकिन तभी एक छात्र बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। अमिताभ उसके पास गए और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छात्र ने जवाब दिया, रामधर। अमिताभ ने पूछा, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? रामधर बोला, कुछ नहीं सर, मुझे हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगा। अमिताभ मुस्कुराए, उससे हाथ मिलाया और बोले, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर अमिताभ ने बाकी छात्रों से पूछा, ये चुटकी कौन है? क्या वो तुम्हारे साथ पढ़ती थी? एक छात्रा ने कहा, हाँ सर, चुटकी हमारी क्लास की है, हमारी दोस्त है। लेकिन पता नहीं, कल से वो गायब है। उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हुई। अमिताभ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार रामधर पर जा रही थी, क्योंकि वो अब भी कांप रहा था। क्लास खत्म हुई, सभी छात्र एक एक करके बाहर जाने लगे। आखिर में रामधर जाने लगा, तभी अमिताभ ने उसे रोक लिया। रामधर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैंने देखा तुम पूरी क्लास कांप रहे थे और अभी भी कांप रहे हो। रामधर ने गंभीर स्वर में कहा, सर, मैंने कहा ना, मुझे बुखार है। हल्के से मुस्कुराए और बोले, बुखार? और तुम्हें? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे हाथ मिलाते वक्त ही जान लिया था कि तुम्हें बुखार नहीं है। रामधर चुप रहा। अमिताभ ने फिर कहा, तुम्हारी ये घबराहट कहीं चुटकी की वजह से तो नहीं? ये सुनते ही रामधर और जोर से कांपने लगा और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। अगला दिन
अगले दिन जब अमिताभ क्लास में आए तो सभी छात्र मौजूद थे, सिवाय रामधर के। अमिताभ ने पूछा, आज रामधर क्यों नहीं आया? एक छात्र ने कहा, सर उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया। अमिताभ ने पूछा, क्या तुम मुझे उसका घर का पता बता सकते हो? छात्र ने हामी भरी और पता दे दिया। अचानक रामधर के घर के बाहर 4 पुलिस जीपें आकर रुकती हैं। एक जीप से वही आईपीएस अधिकारी उतरते हैं जिन्हें सरकार ने इस केस की जांच के लिए भेजा था। घर के बाहर पुलिस देखकर रामधर का परिवार घबरा जाता है। आईपीएस अधिकारी रामधर के पिता से मिलते हैं और उनसे रामधर का कमरा पूछते हैं। जब आईपीएस अधिकारी कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रामधर बिस्तर पर सफेद चादर ओढ़े, आंखें खुली हुई, कांप रहा है। आईपीएस अधिकारी उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, रामधर, सब ठीक है ना? रामधर उनकी तरफ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं, उसके इकोनॉमिक्स टीचर अमिताभ सूर्यवंशी थे। रामधर तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। सर आप आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? ये पुलिस की वर्दी में? अमिताभ हल्का सा मुस्कुराते हैं। तुम्हें किसने कहा कि पुलिस वाले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते? रामधर ने घबराकर कहा। सर मेरा वो मतलब नहीं था, पर अमिताभ गंभीर होकर बोले, मैं अमिताभ सूर्यवंशी हूं। तुम्हारे इलाके में जो लड़कियां गायब हो रही हैं, उनकी जांच सरकार ने मुझे सौंपी है। मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूं। इकोनॉमिक्स टीचर बनकर तुम्हारे कॉलेज में सबूत ढूंढने आया था, और किस्मत देखो, मुझे तुम मिल गए। क्योंकि जो लड़कियां गायब हुई हैं, उनमें चुटकी भी है, जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी। ये सुनकर रामधर पूरी तरह कांपने लगा। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। सर मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया उसने किया। सर वो अजीब दिख रहा था, उसने चुटकी को। ये बात कहते कहते रामधर बेहोश हो गया। तुरंत अमिताभ जी ने डॉक्टर को कॉल करके रामधर के घर बुलाया और उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने रामधर की हालत देखकर अमिताभ जी से कहा, सर, लगता है रामधर को कोई गहरा सदमा लगा है। अभी उससे पूछताछ करना ठीक नहीं होगा, उसकी जान पर बन सकती है। ये सुनकर अमिताभ जी ने हामी भरी और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी हेड कांस्टेबल के पास खड़ा होकर कांपती आवाज में कह रहा था, सर, मैं कल शाम को जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। तभी मैंने वहां कुछ अजीब देखा। एक राक्षस एक बेहोश लड़की को लेकर जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया, पर वो घने जंगल में कहीं गायब हो गया। उसकी ये बात सुनकर हेड कांस्टेबल हंसने लगा। हेड कांस्टेबल को हंसता देख बाकी स्टाफ भी हंसने लगे। फिर उस आदमी ने कहा, सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। तभी हेड कांस्टेबल ने कहा, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहा है? जा घर जा, ज्यादा बोला तो अंदर कर दूंगा। ये सब अमिताभ सूर्यवंशी पीछे खड़े होकर देख रहे थे, पर उनके आने की भनक हेड कांस्टेबल को नहीं थी। वो उस आदमी का लगातार मजाक उड़ा रहा था। तभी अमिताभ सूर्यवंशी ने हेड कांस्टेबल को टोकते हुए कहा, आप इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा तो आप उससे ऐसा बोलोगे, घर जा नहीं तो अंदर कर दूंगा? ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? हेड कांस्टेबल डर के मारे बोला, सॉरी सर, पर ये आदमी बोल रहा है कि। तभी अमिताभ जी ने उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे खड़ा सब सुन चुका हूं। ये कहकर अमिताभ जी उस आदमी के पास गए और पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, साहब, मेरा नाम हीरा लाल है। अमिताभ जी ने उसे थोड़ा हौसला देते हुए अपने ऑफिस चेंबर में ले गए और उस दिन की पूरी घटना ध्यान से सुनी।
फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो एक राक्षस था? कोई जंगली जानवर भी हो सकता है? तब हीरालाल ने कहा, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस राक्षस का मुंह भेड़िए जैसा था, हाथ पैर में लंबे लंबे नाखून के, और पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ व शरीर खून से सने हुए थे। हीरालाल की बात सुनते ही अमिताभ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं, जैसे वक्त अचानक थम गया हो। मन में एक डरावना ख्याल आया, कहीं ये वही बात तो नहीं जो रामधर कह रहा था? अमिताभ जी हीरालाल का बयान दर्ज करते हैं और उससे कहते हैं, आपकी बातों की हम पूरी जांच करेंगे। जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपसे संपर्क करेंगे। तब आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हीरालाल हामी भरते हुए कहता है, जी साहब, मैं जरूर आऊंगा। ये कहकर हीरालाल अमिताभ जी से विदा लेता है। अब अमिताभ जी हेड कांस्टेबल मदन पांडे को बुलाते हैं। मदन उनके चेंबर में आता है और पूछता है, सर, आपने मुझे बुलाया? अमिताभ जी उसे देखते हुए कहते हैं, आपको बहुत हंसी आ रही थी ना? मदन शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी सर, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अमिताभ जी हल्की गुस्से वाली मुस्कान के साथ कहते हैं, मदन, आपको आज रात उसी जंगल के पास जाना पड़ेगा और मुझे हर पल की खबर देनी होगी। मदन घबराते हुए कहता है, सर, मैं कैसे रात को वहां जाऊंगा? वहां तो राक्षस घूमता है। अमिताभ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों? क्या हुआ? अभी तो आपको उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आप उस पर हंस रहे थे। मदन घबराकर कहता है, सर, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तभी अमिताभ जी सख्त लहजे में कहते हैं, आपको वहां अगले 10 दिन तक हर रात जाकर जांच करनी पड़ेगी। घबराइए मत, मैं आपको अकेले नहीं भेज रहा हूं। आपकी मदद के लिए कांस्टेबल तुकाराम और सखाराम भी साथ जाएंगे। इट्स एन ऑर्डर। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? मदन मायूस होकर कहता है, नो सर, नो अदर क्वेश्चन। आज रात से ही मैं वहां से आपको रिपोर्ट करूंगा। अमिताभ जी कहते हैं, गुड, अब आप जा सकते हैं। रात का समय था। हेड कांस्टेबल मदन, कांस्टेबल तुकाराम और सखाराम तीनों जंगल में तंबू डालकर बैठे थे और चारों तरफ नजर रख रहे थे। जंगली मच्छरों से वे परेशान थे। ऊपर से जंगल में जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। सखाराम डर के मारे कांप रहा था। तभी तुकाराम मदन से कहता है, सर, क्या जरूरत थी उस आदमी की बातों पर हंसने की? उसका बयान ले लेते और उसे जाने देते। आपकी वजह से हम फंस गए। रात को इस जंगल में मच्छर मार रहे हैं। मदन गुस्से में कहता है, तुम भी वहां थे ना जब अमिताभ सर आए? तो मुझे इशारा क्यों नहीं किया? मैं बात संभाल लेता। अब चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और चारों तरफ नजर रखो। उस रात उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सुबह मदन पुलिस स्टेशन जाकर अमिताभ जी से कहता है, सर, वहां कुछ भी सुराग नहीं मिला। हम तीनों पूरी रात वहां थे। अमिताभ जी कहते हैं, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा था? आपको उस जंगल में अभी 9 रात और बितानी होंगी। मदन ना चाहते हुए भी हामी भरता है। जंगल में जांच। 6ठा दिन। मदन सो गया था। तुकाराम मच्छर मार रहा था और सखाराम डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक
सखाराम को गहरे अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी जानवर की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। वो डर की मारे कांपते हुए धीमी आवाज में तुकाराम से कहता है, वो देख। तुकाराम ध्यान से देखता है और तुरंत मदन को जगाता है। मदन गुस्से में उठकर कहता है, क्या हुआ? क्यों जगाया मुझे? तुकाराम धीरे से कहता है, सर, आवाज मत कीजिए, सामने देखिए। मदन जैसे ही अपनी नजर घुमाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। तीनों के शरीर कांपने लगते हैं। मदन डर के मारे फुसफुसाता है, ये क्या चीज है?